इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज फोकस है विलियम शेक्सपियर के 1611 के मशहूर नाटक द टेम्पेस्ट पर। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी के लिए इसके फैक्ट समझना बहुत ज़रूरी है, खासकर ये कि ये एक रोमांस या ट्रेजिकोमेडी है जो 1623 के फर्स्ट फोलियो में छपा था। तो चलिए इसके मंचन से लेकर मॉडर्न सिनेमा तक के सफ़र को डिकोड करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या इस कहानी में इस्तेमाल किया गया तथाकथित जादू असल में दूसरों पर अपना दबदबा और पूरी तरह से दमनकारी सत्ता थोपने का सिर्फ एक रूपक है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है जो इस पूरे नाटक के दौरान गूंजता रहता है। कहानी खोलती है पहले ही अंक में एक बेहद खतरनाक समुद्री तूफान और जहाज की तबाही के साथ। ये सीन एक अलग थलग पड़े द्वीप पर सर्वाइवल के उस दमघोटू संघर्ष को सेट करता है, जहां ये दिखाया गया है कि ड्रामा और खुद जिंदगी दोनों ही बस एक पल भर का भ्रम है। बॉट्सवेन का वो शानदार शुरुआती डायलॉग देखिए, इन दहाड़ती लहरों को राजा के नाम की क्या परवाह है। ये लाइन एकदम सटीक तरीके से दिखाती है कि कैसे समुद्र का एक तूफान कुलीन वर्गों से उनकी सत्ता और शाही रुतबा पलक झपकते ही छीन लेता है। कुदरत के आगे इंसानी ताकत की कोई हैसियत नहीं बचती। सत्ता और नियंत्रण। चलिए देखते हैं कि इस रहस्यमयी द्वीप पर आखिर ये पावर किसके हाथ में है और कौन इसे छीनने की कोशिश कर रहा है। ये हैं प्रॉस्पेरो, मिलान के बेदखल किए गए ड्यूक और इस कहानी के सबसे पावरफुल कैरेक्टर। ये अपनी जादू टोने की ताकत और मंत्रों का इस्तेमाल करके इस पूरे द्वीप के बाकी सभी किरदारों को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखते हैं और उन पर राज करते हैं। अब प्रॉस्पेरो ऐसा कर क्यों रहे हैं? दरअसल उनके अपने ही भाई एंटोनियो ने उनके साथ धोखा किया था और सत्ता हथिया ली थी। उसी धोखे के बाद अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने की ये एक बहुत गहरी चाहत है, और यहीं से शुरू होता है धोखे और नियंत्रण का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। प्रॉस्पेरो का ये डायलॉग उनकी साइकोलॉजी के बारे में एक बहुत बड़ी बात बताता है। उनका जादू कोई आम जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जिसे खास तौर पर दुश्मनों के दिमाग और उनकी मानसिक स्थिति से खेलने के लिए डिजाइन किया गया है। एक उत्तर औपनिवेशिक दृष्टिकोण। 20वीं सदी में आते आते, खासकर ब्रिटिश साम्राज्य के पतन के दौरान, इस नाटक को देखने और समझने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में कैलिबन और एरियल जैसे किरदारों को नस्लीय पहचान के लेंस से देखा जाता है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे मूल निवासियों को गुलाम बनाया जाता है और उन्हें दी अदर या अन्य का ठप्पा दे दिया जाता है। मतलब ऐसे लोग जिन्हें वेस्टर्न सभ्यता खुद से अलग, खतरनाक और बर्बर मानती है। एग्जाम के नज़रिए से ये विरोधाभास बहुत काम का है। एक तरफ वो पुराना पारंपरिक नजरिया है जो प्रॉस्पेरो को एक दयालु शासक और धोखे का शिकार हुआ एक बुद्धिमान इंसान मानता है। वहीं दूसरी तरफ नया उत्तर औपनिवेशिक नजरिया है जो सीधे तौर पर उन्हें क्रूर आक्रमणकारी और दमनकारी उपनिवेशक के रूप में देखता है। एकदम अलग अलग विचार। कैलिबन की ये लाइन बहुत मशहूर है कि उसे भाषा सिखाई गई और उसका फायदा बस ये हुआ कि वो शाप देना सीख गया। स्टीफन ग्रीनब्लैट ने अपने निबंध लर्निंग टू कर्स में इसका बहुत अच्छा एनालिसिस किया है। उनके मुताबिक मिरांडा का कैलिबन को भाषा सिखाना असल में कैलिबन के कल्चर को खत्म करने और उस पर अपना दबदबा बनाने की ही एक चाल थी। नारीवादी पाठ और जेंडर। अब थोड़ा नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि कहानी में जेंडर के आधार पर शक्ति का असंतुलन और अन्याय कैसे रचा गया है। फेमिनिस्ट क्रिटिक्स प्रॉस्पेरो के उस रवैये पर सवाल उठाते हैं जहां वो दूसरों की इच्छाओं को कंट्रोल करता है। उदाहरण के लिए वो अलोंसो के बेटे फर्डिनेंड को मिरांडा के साथ प्यार में पड़ने के लिए मैनिपुलेट करता है। और इसका असली मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखना। स्क्रीन पर द टेम्पेस्ट ये देखना सच में बहुत एक्साइटिंग है कि इन अलग अलग मॉडर्न थ्योरीज ने आज के सिनेमा और इस नाटक के एडेप्टेशंस को कैसे इन्फ्लुएंस किया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ये कहानी वक्त के साथ कैसे कैसे इवॉल्व हुई है। 1960 के क्लासिक वर्जन से लेकर 1969 के डेरेक जार्मन के गॉथिक स्टाइल तक, और फिर 2016 की उस इटालियन फिल्म तक जहां एक जेल के द्वीप पर कैमोरा माफिया के सदस्य एक्टर बन जाते हैं। इस प्ले की लेगेसी सच में बहुत कमाल की रही है। इसी लिस्ट में साल 2010 का अडैप्टेशन इतिहास को एकदम पलट कर रख देता है। जूली टेमोर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में हेलन मिरन ने प्रोस्पेरा का रोल प्ले किया, यानी मुख्य किरदार का जेंडर ही बदल दिया गया। इस एक बड़े बदलाव ने
400 साल पुरानी कहानी को एक बिल्कुल नया नारीवादी और विजुअल नजरिया दिया, जिसके कॉस्ट्यूम डिजाइन को काफी तारीफें भी मिली। तो अब उपनिवेशीकरण, जादू और नियंत्रण की इस पूरी कहानी को खंगालने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। सभ्यता और बर्बरता के बीच की ये लकीरें बहुत धुंधली हैं। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि अंत में असली राक्षस कहलाने का हकदार कौन है। इसी सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं।